एवरीवन, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में डिसाइड किए थे कि एक न्यू टॉपिक की शुरुआत की जाएगी और आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो मॉडर्न फिजिक्स या तो लाइट। तो हम लोग एक नया टॉपिक दोनों में से कोई, जैसे जनरली हमने डिसाइड किया है कि हम लोग लाइट को लेकर के कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लाइट एक टॉपिक है जो जनरली बोर्ड में भी इसका अच्छा मार्जिन है और साथ ही साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करने में ऑन एन एवरेज 20 to 25 आवर, या मिनिमम कह सकते हैं कि 25 आवर तो लगेंगे ही लगेंगे। और इसके बाद क्या सोचा गया है कि एक चैनल पे आपके बोर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करते रहा जाएगा, और एक चैनल पे आईआईटी और नीट जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन की डिस्कशन की जाएगी। ओके, तो एक चीज का और ख्याल रखना है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो कम्प्लीटली कंटिन्यू देखें और साथ ही साथ पेन और पेपर के साथ बैठे, और जब भी इस पे कोई न्यूमेरिकल बताई जाए तो उस न्यूमेरिकल को पहले वीडियो को पॉज कर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से उसको बनाना है, आफ्टर दैट आप आंसर मैच कर सकते हो। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज लाइट। और इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ जानते होंगे बचपन से, जैसे 9th और 10th क्लासेस में हम लोग ये सब सारी बातें जानते थे कि जो लाइट क्या है, लाइट की क्वालिटीज क्या क्या है, और साथ ही साथ हम यह भी जान चुके थे कि डिफरेंट प्रकार के जैसे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, प्रिज्म के बारे में जानते हैं। और जनरली हम कह सकते हैं कि वीव जैसे विजुअल लाइट के बाइफर्केशन को भी हम जानते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम अब जानते हैं कि ठीक है लाइट है क्या। तो क्या होता है कि हम लोग ये जान चुके हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स ओके फॉर द क्लास 9th। बट जैसे ही आप 12th क्लास में आते हो और अगर आप ये बोलना चाहते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट गुड, बट थोड़ा सा हमें अपग्रेड होना है, थोड़ा सा आगे जाना है। तो जनरली अब देखा जाए कि लाइट का एक डिफिनेशन बोर्ड पे लिखा जाता है, फिर इसे हम समझेंगे। एक चीज और है कि जनरली मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि फिजिक्स की कोई भी चैप्टर है, जैसे मैं अगर आप लोग को इंटरेस्ट आने लगेगा इस चैप्टर में, तो लाइट से हम मैकेनिक्स में जाएंगे, लाइट से हम करंट में जाएंगे, लाइट से आपके मैग्नेटिज्म में जाएंगे, और लाइट से अल्टरनेटिंग करंट में जा सकते हैं। यानी कि सभी चैप्टर से लिंक करके प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट है क्या। यानी कि लिखा गया है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हेल्प्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मींस सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट गिव्स अस द सेंसेशन टू सी द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक नई पॉइंट आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको मैग्नेटिज्म के बाद आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़नी थी। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के बाद आपको एक चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पर इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये चैप्टर नहीं हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उतना जरूर लेंगे जिससे हमें लाइट में ज्यादा दिक्कतें ना हो। ओके, थोड़ा सा और लाइट के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, और ये जो लाइट हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारा रीजन हम विजुअल रीजन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। जो लाइट है उसके बारे में जितनी भी जानकारी लेंगे वो सारे के सारे विजुअल रीजन के लिए लेंगे। और लाइट क्या होती है, लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट का जो वेवलेंथ होता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 2800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ओके, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखती है। तो देखा क्या जाता है कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कम्स टू आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसे हम एक फिगर के सहारे आपको समझाना चाहेंगे।
ओके, दिस इज ए लाइट सोर्स एंड इस लाइट सोर्स के प्रेजेंट में हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को देखें, तो देखिए क्या होता है कि जनरली सबसे पहले हम ऐसा करते हैं इसे समझने के लिए कि लाइट सोर्स को ऑफ कर देते हैं। अगर लाइट सोर्स ऑफ है और अगर आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाए तो यू कांट सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज नो लाइट सोर्स, और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रेज आपकी आईज पे आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाओगे। अब हम सेकेंड कंडीशन में ऐसा करते हैं कि लाइट सोर्स को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद देखा क्या जाता है कि यहाँ से इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी रेटिना पर आएंगी। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक लाइट सोर्स होना चाहिए और दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रेज हमारी रेटिना पर आनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट विजुअल होगी। अगर आप चाहते हो कि लाइट सोर्स के प्रेजेंट में भी ऑब्जेक्ट ना विजुअल हो, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस रिफ्लेक्टेड रे को ही हम क्लोज कर देंगे। जैसे ही रे हमारी रेटिना पर नहीं पहुंच पाएगी तो लाइट सोर्स के प्रेजेंट में भी हम इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर विजुअलाइजिंग एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक लाइट सोर्स होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइट सोर्स प्रेजेंट होने के बाद भी यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे मान लेता हूँ कि सारी रिफ्लेक्टेड रे इस आइज पे ना करके कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो आप यहाँ पे खड़े हो तो लाइट सोर्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये रिफ्लेक्टेड रे जब आपकी रेटिना पे नहीं आती है तो यू कांट सी द ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे आप आसानी से याद कर सकते हो, समझ सकते हो, और यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, CYXUVINR, that is cosmic wave, gamma wave, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, microwaves एंड रेडियो वेव्स। मींस आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर आपको ये लेटर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगी। जैसे CYXUVINR, C से कॉस्मिक वेव, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। अब अगर आपको ये याद है तो देखिए इससे कितनी सारी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगी। जैसे जैसे अप टू डाउन आते हैं, यानी कि अगर आपको एक सीरीज याद है CYXUVINR, अप टू डाउन आने पर क्या होती है कि वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, और बॉटम टू टॉप जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है और साथ ही साथ एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे कभी कभी आईसी या कह सकते बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताया जाए कि एक्सरे और माइक्रोवेव्स या एक्सरे और अल्ट्रावायलेट में किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। उस समय आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि किसका वेवलेंथ ज्यादा था, किसका वेवलेंथ कम था, बट यदि आपको यह टेबल याद है, प्रैक्टिस करोगे यानी CYXUVINR, देन यू कैन गेट द आंसर इजीली। जैसे आपसे पूछा गया है गामा रेज और इंफ्रारेड, तो यू कैन सी गामा रेज अबव है और इंफ्रारेड नीचे है, और आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज करती है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछा जाए, हो सकता है एनर्जी का रिलेशन पूछा जाए। अच्छा, इसमें भी है कि ठीक है अगर हमें एक टेबल याद है, मान लेता हूँ CYXUVINR, बट हमें यह नहीं ध्यान आ रहा हो कि वेवलेंथ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बढ़ रही थी कि घट रही थी, तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे देखिए अल्फाबेट में C पहले आता है और R लेटर बाद में आती है, फर्स्ट को और लास्ट को देखना है। तो जो पहले आती है उसका वेवलेंथ कम लेंगे, जो बाद में आती है उसका वेवलेंथ ज्यादा लेंगे, यानी कि अब टॉप टू बॉटम जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, और जस्ट इसका उल्टा क्या है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। ओके,
अब क्या क्या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके बारे में 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं कि this is the electrical signal, this is the magnetic signal, and this is your electromagnetic wave. यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लाइट सोर्स को भी फ्लो करना होगा तो ना तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना तो इस डायरेक्शन में, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। तो क्या होता है कभी कभी कि जनरली ध्यान देना ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और मैग्नेटिक सिग्नल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करेगी, या तो हो सकती है एक्स-रे, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इनमें से कोई भी रे होगी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के परपेंडिकुलर एज वेल एज मैग्नेटिक सिग्नल के परपेंडिकुलर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका जो डायरेक्शन होता है वह किधर होता है, बी क्रॉस ई, सॉरी ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। और जैसे आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देखा जाता है कि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ और पॉइंट जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, 2-3 पॉइंट, उसके बाद हम फिर लाइट को अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब क्या होती है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इट मींस there is no requirement of medium for its propagation। यानी कि कह सकते हैं कि यदि आपके पास मीडियम प्रेजेंट हो या ना भी हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी भी वेव आप देख पाए हो सारा का सारा मीडियम रहे या ना रहे तभी वह मूव कर सकती है। नेक्स्ट क्या होती है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इसके बारे में जो कंप्लीट डिस्कशन करना होगा तो हम चैप्टर में करेंगे। इतनी जानकारी काफी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो टेबल याद होना चाहिए आपको, CYX, EV, IMR, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स। और उसके आधार पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, एनर्जी डिक्रीज करती है और उससे कोई भी प्रकार के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं नेक्स्ट, लाइट को और अच्छे से जानते हैं कि ठीक है लाइट के बारे में यह जान चुका हूं कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और लाइट का जो वेवलेंथ रीजन होता है वो वेवलेंथ रीजन आपका 3800 टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अब हम पढ़ रहे थे कि लाइट, और लाइट को हमको पढ़ना भी है विजुअल रीजन के लिए। किसके लिए पढ़ना है लाइट को? विजुअल रीजन के लिए। अब जरा सा विजुअल रीजन को यहाँ पे प्लेस करते हैं, दिस योर विजुअल रीजन। और विजुअल रीजन में हमने पढ़ा है दिस इज योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसमें भी हमें पता है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, एनर्जी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो अब हमें पूरे लाइट के चैप्टर में बस विजुअल रीजन के बारे में कंसंट्रेटेड होना है। बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन्हें पढ़ने के लिए स्पेशल चैप्टर बनाई गई है। नाउ लाइट की दो नेचर देखी जाती है, एक होती है पार्टिकल नेचर एंड सेकंड इज द वेव नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए पार्टिकल नेचर जो जनरली हमें पढ़ना है, इसके लिए एक स्पेशल टॉपिक बनाई गई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, या सिंपली कर सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में जितना भी डिस्कशन करेंगे उस समय हमें लाइट को एक पार्टिकल की प्रकृति मान के पढ़ना है। और सेकंड होती है वेव नेचर। और पूरे लाइट को जो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सारे लाइट को हम वेव नेचर की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल नेचर होती है वह क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी शो करती है।
और वेव नेचर होती है जो आपकी कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी शो करती है। ओके, अब हम जानते हैं कि लाइट में भी हमें पढ़ना है विजिबल रीजन, और विजिबल में भी क्या है, अब हम चलेंगे आगे तो देखेंगे क्या कि अब हमें जाना है वेव्स के सहारे। ठीक है, लाइट विजुअल रीजन से वेव्स में जाना है, और वेव्स में जाने के बाद अब क्या होता है कि लाइट को दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। लाइट, दिस इज योर रे ऑप्टिक्स एंड दिस इज योर वेव ऑप्टिक्स। यानी कि क्या है कि लाइट पढ़ना है, लाइट में विजुअल रीजन के बारे में पढ़ना है और भी वेव नेचर के बारे में पढ़ना है। वेव नेचर में पढ़ते समय इसको दो पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, वन इज रे ऑप्टिक्स, अनदर इज वेव ऑप्टिक्स। अब क्या है, रे ऑप्टिक्स का एक और नाम होता है सिमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब लाइट पढ़ने के लिए दो तीन टर्म छोटे छोटे आपको जानने होंगे। सिंपली क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानना है कि व्हाट इज रे, फिर जानना है कि व्हाट इज बीम। देखिए व्हाट इज ऑप्टिक्स, जनरली हम लोग सब कोई बोलता है कि व्हाट इज लाइट, लाइट फिर बोलता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। और क्या होता है, रे किसको कहते हैं, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे एंड ग्रुप ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड एज बीम। यानी जनरली आपको कभी बोला जाए कि अ रे ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है कि आप लाइट के पाथ को डिसाइड कर रहे हो और सिंगल रे को डिसाइड कर रहे हो। बट जनरली आपको जैसे ही बोला है कि ग्रुप ऑफ रे, तो ग्रुप ऑफ रे का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट। और इसको ऐसे देख सकते हो, दिस इज द सिंगल लाइट एंड दिस इज इन द ग्रुप। ओके, अब हम रे ऑप्टिक्स को अच्छे से समझने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिकॉल कि जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम कैसे रिकॉल करें। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके जस्ट बाद पढ़े कि लाइट के बारे में पढ़ना तो है बट हमें विजुअल रीजन के बारे में पढ़ना है। और विजुअल रीजन में भी ये देखा गया कि उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है दैट इज 3800 एंगस्ट्रम टू 2800 एंगस्ट्रम। नाउ उसके आगे जब कंटिन्यू किए तब हम जाने कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि उसके प्रोपोगेशन के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम। एंड नाउ वी आर गेटिंग दैट जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वह स्ट्रेट लाइन मूव करती है। और लाइट की स्पीड के बारे में भी आपको पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे चल करके लाइट को दो भागों में बांटे थे, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब हम सबसे पहले रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे और रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करने के बाद पुनः वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड हियर इज द वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप कैसे कैसे फिनोमेना पढ़ते हो, तो रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन टाइप फिनोमेना पढ़ते हैं। उसके बाद क्या जाना जाता है कि रे ऑप्टिक्स में जनरली क्या होता है कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या सिंपली कह सकते हो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी हमें स्टडी करनी होती है that is greater than the wavelength range of visual light। यहाँ पे कैसे कैसे बड़ी के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे मिरर,
फिर पढ़ोगे प्रिज्म, लेंस, माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ की जितनी फेनोमेना होती हैं उन्हें हम सी कर सकते हैं नेक्ड आई से, यानी नेक्ड आई से ये सारी फेनोमेना विजुअल होगी। रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। बट अब इसमें चलते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पॉइंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। फिर क्या ध्यान देना है कि जो वेव ऑप्टिक्स होती है उसमें साइज या डायमेंशन कर सकते हो, साइज एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वेव ऑप्टिक्स में साइज एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू द wavelength range of विजुअल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितनी भी वेव ऑप्टिक्स में फिनोमिना होती है वे सारी फिनोमिना को आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो। ऐसे लिख सकते हैं, कांट सी विथ नेक्ड आई। और यहाँ पे एक चीज और क्या ध्यान देना है कि जनरली हम यहाँ पे पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एपर्चर के बारे में पढ़ते हैं, एपरेटस के बारे में पढ़ते हैं। सिंपली कह सकते हो कि वेव ऑप्टिक्स में जितनी भी फिनोमेना होती हैं वो क्वांटम लेवल की होती है, जिन्हें हम नेक्ड आई से सी नहीं कर सकते, विजुअल नहीं कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस यही होता है कि यहाँ जितनी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे सारे का जो डायमेंशन होता है वह डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ द लाइट से बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। बट यहाँ क्या होती है, जितना भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करनी है वे सारी की साइज क्या देखी जाएगी, विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ रेंज है उसके कंपेरेबल होगी। नाउ अब हम रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करें और सबसे पहले फिनोमेना पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और सिमिलरली इस चैप्टर को कंप्लीटली जब फिनिश कर लिया जाए अच्छे न्यूमेरिकल करके, आफ्टर दैट हम लोग वेव ऑप्टिक्स के पास चलेंगे। ओके तो अब हम लोग रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और रे ऑप्टिक्स में जनरली हमें दो फिनोमेना के बारे में पढ़नी है, वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर इज रिफ्रैक्शन। अब हम सिंपली देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में क्या है, और सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा एक सिंपल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, थोड़ा सा सिंपल डिफरेंस ले लेते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी अच्छी पॉइंट्स है जो हमें प्रॉब्लम में यूज हो सकती है, दैट कुछ नोटेबल पॉइंट को ध्यान कर लेते हैं। जैसे सिंपली देखिए, here this is reflection and this is refraction। तो सिंपली क्या है कि 9th या 10th क्लास में इसके बारे में हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स होगी, अच्छे प्रॉब्लम होगी, वहां पे उन सारे पॉइंट्स, नोटेबल पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो उन्हें बनाने में बहुत आसानी होगी आपको। जैसे दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
and this is a reflecting surface, and here this is refraction, and in case of refraction you can see here this is incident ray and this is refracting ray. अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिस इज अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के ऊपर में हम मान लेते हैं कि दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. हियर यू कैन सी हियर कि क्या क्या इसमें नोटेबल पॉइंट है. तो रिफ्लेक्शन जैसे सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन क्या था कि रिफ्लेक्शन कैसी फिनोमेना होती है कि कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में चली जाएगी. बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब मतलब सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम. इन केस ऑफ चेंज ऑफ मीडियम क्या क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ध्यान रखने हैं. In case of reflection, the incident ray as well as the reflected ray will lie in the same medium. But here, in case of reflection, the incident ray as well as the reflected ray is present in two different medium. Here, there is no change of medium in this case. The incident ray as well as the reflected ray having same velocity. But in case of reflected ray, there is a change of medium. Here, the light velocity is different. Here, the light velocity is different from here. It means due to the change of medium, the velocity will change. या simply कह सकते हैं कि in case of reflection, the light velocity is going to change. Now, here कह सकते हैं कि incident ray and reflected ray present in the same medium. और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा क्या जा रहा है कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड मीडियम 1 में है. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का speed of light rays, wavelength, frequency, doesn't change. And in this condition, in case of same medium, there is no change of velocity of this light ray, wavelength as well as आप कर सकते हो फ्रीक्वेंसी. बट हियर यू कैन सी हियर देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम. इन केस ऑफ चेंज ऑफ मीडियम क्या होगी कि आपको सिंपली स्पीड चेंज कर जाएगी. तो यहाँ पे हम सेम पॉइंट को देख सकते हैं, दिस फर्स्ट पॉइंट कि इंसिडेंट रे, और हियर दिस इज इंसिडेंट रे बट दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर प्रेजेंट. इसे मैं ऊपर ट्रेस कर देता हूं. देखिए इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा. इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे आर प्रेजेंटिंग टू डिफरेंट medium, and here both rays are present in two different medium, and due to the change of medium, speed will be different. स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि हमारे रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है. तो रिफ्लेक्शन में क्या होती है कि लाइट दोनों जो होती है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम में. बट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ रेज आर टू डिफरेंट मीडियम, एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम द स्पीड विल बी डिफरेंट. हियर इंटेंसिटी एज वेल एज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड आप कर सकते हो एनर्जी, ऑल विल रिमेन सेम. नाउ अब हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम करेंगे, कुछ आईआईटी ट्रिपल ई के प्रॉब्लम करेंगे. हाँ, जो बच्चे बोर्ड लेवल के होंगे वो घबराए नहीं. क्या होगा कि आपके एक चैनल पे आपके बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, और एक चैनल पे जितने भी आईआईटी ट्रिपल ई रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे सारे कराए जाएंगे. हाँ, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, बस अपग्रेड लेवल से पढ़ना है, कुछ हाई लेवल में जाना है, और बोर्ड लेवल के भी सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे. साथ ही साथ क्या है कि जैसे कि इसमें कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस हैं, तो बहुत सारे का डिफिनेशन मैं लिखते जाता हूँ. कुछ सब कुछ का आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते जाना है. जैसे जो बोला जाए उसका भी नोट्स बनाया करें. ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन. अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन.
चलिए तो अब रिफ्लेक्शन को हम डीपली पढ़ेंगे। There is a plane reflecting surface and this is a normal. This is our incident ray. This is the reflected ray. And this is a incident ray. This is the plane reflecting surface. This is called normal, and this is the incident ray, and this is called angle of incidence. This is called angle of reflection. Now, क्या क्या यहाँ पे रूल होती है? The first rule is जो हम लोग 9th क्लास से ही जानते हैं कि angle of incidence is equals to angle of reflection. But important here कि सिंपली एक चीज का ख्याल रखना है कि कभी कोई पूछ दिया जाता है कि क्या यह लॉ सभी तरह के सरफेस के लिए वैलिड है? यस, चाहे यह प्लेन सरफेस हो चाहे यह कर्व्ड सरफेस हो। जैसे सिंपली एक कर्व्ड सरफेस है, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, तो क्या करती है सबसे पहले एक इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज अ नॉर्मल। और आपको पता है कि किसी भी सर्कल का नॉर्मल उसका क्या होता है? रेडियस। तो दिस इज अ नॉर्मल। अब सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ भी क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस दिस लॉ इज वैलिड फॉर प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस, या कह सकते हो स्फेरिकल सरफेस। नाउ द सेकंड लॉ क्या स्टेट करती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एज वेल एज नॉर्मल। या सिंपली मैं लिख देता हूं इसे, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lights in the same plane. ये दोनों पॉइंट आप जानते हो, बट यहाँ से हमको क्या करना है? कुछ अपग्रेड करना है खुद को। जैसे आप देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट दी गई है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे इज प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। आप देखो कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज प्रेजेंट इन दिस बोर्ड प्लेन, इस प्लेन में प्रेजेंट है। और यहाँ से हम क्या करेंगे? जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि फिजिक्स का कोई भी टॉपिक होता है हमेशा अर्लियर चैप्टर से लिंक होता है। आप देख सकते हो कि एक नया रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept for JEE level question। यहां से क्या देखने को मिलेगा कि अब हम वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ लिखने जा रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। नाउ जो थर्ड पॉइंट थी यहां से देखिएगा, this is normal, this is reflected ray and this is your incident ray, this is angle of incidence, this is angle of reflection। ऐसा करते हैं, I will taking a unit vector along the incident ray, I am taking a unit vector along the reflected ray and also I am taking a unit vector along the normal। And as we know that if three vector A, B and C, if three vector A, B and C are coplanar, ये सिंपली मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यह कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, यह आपका वेक्टर का यूज है। बट यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर कोई अच्छा क्वेश्चन सेट करने वाला होगा तो आपसे क्या करेगा कि इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर यू कैन सी A, B, C are coplanar. In that condition, a scalar triple product A dot B dot C is equals to 0. This result को हम यहाँ fit करेंगे। यहाँ देखिए, this is the incident ray, this is reflected ray, and this is normal. And all these rays are present in the same plane. And I have taken a unit vector I, n cap, r cap, and all the three vectors are in the same plane. In that condition, we can write. हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I cap dot n cap dot r cap and scalar triple product of three vector is 0. Now इसे डिफाइन कैसे करते हैं? तो this is defined as the A cross B dot C equals to 0। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे देख लेते हैं I cross n dot unit vector r equals to 0। यहाँ देखिए, this is I, this is n, this is I and this is n।
बोथ आर इन द सेम प्लेन। अगर आई क्रॉस एन करना है तो दिस इज योर आई, दिस इज एन, आई क्रॉस एन यानी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बट दिस वेक्टर इज प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। इन दैट कंडीशन अगली बार आपको करना है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में होता है a डॉट b cos थीटा, एंड थीटा यानी इस लाइन और आपका जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल कितना देखने को मिल रहा होगा 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू फिर से क्या हो गया 0। इसीलिए बोला जाता है कि थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो ये तीनों रिजल्ट ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जब एक ही प्लेन में है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस पे हम रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे कुछ देर में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम जान लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। Some important points about reflection। इसमें सबसे फर्स्ट है नॉर्मल इंसिडेंस। अब जानना है कि व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस। तो देखिए नॉर्मल इंसिडेंस कहते किसे हैं, मान लेते हैं कि दिस इज अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। अब क्या कहता है नॉर्मल इंसिडेंस, इसका मतलब इंसिडेंट रे विल बी नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो भी क्या होगी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी। आप ऐसा देखिए, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री है। हम दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इस केस में क्या कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बोथ इज 0 डिग्री, यानी कि बोथ इज पैरेलल टू ईच अदर। या सिंपली इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दिस इज अ प्लेन मिरर एंड हियर इंसिडेंट रे एंड द सेम रे इज रिफ्लेक्टेड, और यही लाइन भी क्या होगी नॉर्मल भी होगी, इंसिडेंट रे होगी, यानी दिस इज नॉर्मल, दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड रे and this is also incident ray। इन तीनों एक ही लाइन है तो तीनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा। और जब किसी भी प्लेन सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस होती है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस, और इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0। नाउ एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अगर इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट हो क्या रहा है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, पुनः उसी पाथ पे चली जा रही है। तो अब यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट जानना है दैट इज कॉल्ड डेविएशन डेल्टा, इज कॉल्ड एज डेविएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और फिर से क्या होता है इस पाथ से कुछ डेविएट हो गया, जैसे सिंपली आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, दिस इज माय पाथ, बट इन दैट कंडीशन कुछ समय बाद मैं ऐसे मतलब कर टर्न करता हूँ, ऐसे टर्न करता हूँ, या हो सकता है रिवर्स बैक कर जाता हूँ। इन दैट कंडीशन दिस इज माय ओरिजिनल पाथ बट दिस इज न्यू पाथ, इन दैट कंडीशन आई एम गेटिंग डेविएटेड बाय सम एंगल। Here also this is the incident light and this is the reflected light। incident light को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट incident light यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। कितने से रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप देख सकते हो इंसिडेंट लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ से देखने से आपको मिल रहा है कितना डिग्री है 180 डिग्री है। यानी हम कह सकते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। नाउ यहाँ पे कह सकते हैं कि 100% डेविएशन है, मतलब पूर्णतः विपरीत हो जाना। जैसे लाइट गई रिफ्लेक्ट हो गई पुनः उसी पाथ पे चली जाती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना डिग्री है 180 डिग्री। इसके लिए कंडीशन क्या है नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर देता है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री, इसका मतलब नॉर्मल इंसिडेंस। जैसे ऐसा ही बोल सकता है कि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे
जो होती है दोनों पैरेलल है एंड उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। एंगल ऑफ जो डेविएशन है या विचलन है इसके बारे में अच्छे से और कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छी जानकारी लेंगे। बट अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट हम पढ़े कि नॉर्मल इंसिडेंस किसे कहते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं एक और है पॉइंट, अगली बार देखने जा रहे हैं कि पैरेलल इंसिडेंस या कह सकते हैं कि उसी का एक और नाम होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप सिंपली ऐसा सोच सकते हो कि दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज माय नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल। तो ऐसा है कि पैरेलल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल रे आ रही है तो दिस इज योर रे, एंड यहाँ से फिर से रे ऐसे चली जाएगी तो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। या सिंपली एक कर्व सरफेस पे यूं डील कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि दिस इज माय नॉर्मल, सॉरी दिस इज माय टेंजेंट एंड दिस इज माय नॉर्मल। बट यहाँ पे क्या है, लिखा है पैरेलल इंसिडेंस। पैरेलल इंसिडेंस मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पैरेलल, यानी कि दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर आल्सो रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या देखा जा रहा है, इन दोनों कंडीशन में आप देखिएगा कि नॉर्मल के साथ यह भी कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री, और यह भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। नाउ वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। यानी पैरेलल इंसिडेंस में क्या देखने को मिलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ भी डेविएशन पता करेंगे। तो आप ऐसा सोचो कि मैं ऐसे चल रहा हूँ और ऐसे ही चलता जा रहा हूँ, इसका मतलब देयर इज नो डेविएशन। इन दैट कंडीशन हियर यू कैन सी लाइट आती है और पुनः उसी डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, और नहीं होती है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द एंगल ऑफ डेविएशन इज 0 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज 0 डिग्री तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन 0 है, यानी कि पैरेलल इंसिडेंस हो रहा है। पैरेलल इंसिडेंस के केस में कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी 90 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, जैसे एक चीज और कुछ और पॉइंट्स हम डील करेंगे। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज डेविएशन और कुछ प्रॉब्लम डील करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जितनी भी अपना नोट्स तो बना ही रहे होगे, साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो कुछ कमेंट करके आप बताइए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ताकि उसको अगले लेक्चर में सॉर्ट आउट किया जा सके। और अब हम पढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इन केस ऑफ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जैसे ना रिफ्लेक्शन में पढ़ता तो सबको ये सबको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नाउ इन दैट नाउ ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।